दोस्तों, एक ऐसा बिल जिसे पूरा देश चाहता था कि यह संसद में पास होना चाहिए। साथियों, 25 मार्च 2026 को केंद्र सरकार संसद में एक ऐसा बिल पेश करती है जिसने देश के भीतर बैठे जयचंदों से लेकर 7 समुंदर पार बैठी ताकतों तक में हड़कंप मचा दिया। सरकार का दावा था कि यह बिल विदेश से आने वाले काले धन, अवैध चंदे और देश विरोधी गतिविधियों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। लेकिन फिर 12 अगस्त 2026 को अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साथियों, जिस सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत है, वह इस बिल को पास कराने के बजाय 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीजी के पास ठंडे बस्ते में भेज देती है। आज आपसे पूरा देश सवाल पूछ रहा है। 6 सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो पूरा देश पूछ रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो एफसीआर बिल के ऊपर देखोगे तो लगातार सिर्फ एक ही तरीके के कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनता में आक्रोश है, एफसीआर बिल के बारे में वो जानना चाहते हैं। और सबसे पहला सवाल क्या है जनता का? क्या देश विरोधी ताकतों और विदेशी लॉबी के आगे भारत सरकार झुक गई? दूसरा सवाल जो आम जनता पूछ रही है, आखिर क्यों अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के इस आंतरिक कानून से इतना बौखलाए हुए हैं? उनको क्या दिक्कत है? भारत कोई भी बिल लेके आए अपने देश के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में होने वाले दंगे, सीए किसान आंदोलन के उग्र प्रदर्शनों और टूल किट के पीछे इन्हीं विदेशी पैसों का हाथ है? आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। साथियों, एक एक चीज लेके आया हूं, जो भी फैक्ट्स के साथ पूरा डेटा जो भी मैं कलेक्ट कर सकता था वो सारे डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। चौथा सवाल पूछ रही है जनता, जब लोकसभा में बीजेपी सरकार एनडीए के पास 318 और राज्यसभा में 152 सीटें सरकार के पास हैं, तो वो यह बिल पारित क्यों नहीं कर रही और क्यों नहीं कर पाई? उसको किस बात का डर है? क्या ये भी किसी के दबाव में है? पांचवा सवाल साथियों, क्या एफसीआर बिल को रोकने के पीछे परसीमन यानी लोकसभा की सीटें बढ़ाने का कोई ऐसा खेल है जिसे जनता से छुपाया जा रहा है? वो भी हमें जानना है, क्या है परसीमन का पूरा मैटर। और छठा और लास्ट सवाल साथियों, जो हर जगह पूछा जा रहा है, आखिर ये जेपीसी क्या बला है जहां जाते ही बड़े से बड़ा कड़ा कानून अटक जाता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत तेवतिया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संजीत बिट्टी स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम किसी टीवी चैनल का चिल्लाहट वाला ड्रामा नहीं, बल्कि संसद का एक एक वोट का गणित, सीआईए जो अमेरिका का सीआईए द्वारा जो तख्ता पलट का खौफनाक इनसाइड स्टोरी है, और जेपीसी का पूरा सच समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमारी जीत हो चुकी है, एक बार आप सभी लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी स्टेट, जिस भी कंट्री, जिस भी गांव से, आप उस जगह का नाम लिख के एक बार जय हिंद जय भारत लिखिएगा और आप बताइएगा कि भविष्य में ये एफसीआर बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए, जो ये नैरेटिव फैलाते हैं देश विरोधी कि ये एफसीआर बिल हम पास नहीं होने देंगे। आम जनता क्या चाहती है, हमारे देश की जनता क्या चाहती है, आप सभी कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, पर्दे के पीछे का खेल आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता देता हूं, फिर लौट के आएंगे इन सारी चीजों पर। दोस्तों, आगे का गणित समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा की है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि अचानक देश में कोई मुद्दा उठता है, रातों रात सड़कों पर आगजनी शुरू होती है, विदेशों में बैठे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भारत के खिलाफ एक ही समय पर ट्वीट करने लगते हैं, जिससे वो ग्लोबली ट्रेंड करने लगे और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। साथियों, यह कोई इत्तेफाक नहीं होता, इसे राजनीति की भाषा में कहते हैं कलर रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है साथियों? विदेशी चंदे के दम पर किसी देश को अंदर से तोड़ना। अब इसकी कहानी थोड़ा सा समझना। साथियों, इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, जिसको आप क्या कहते हो, अमेरिका की सीआईए हो, अमेरिका की सीआईए, और आपकी जो रसिया है, अन्य विदेशी एजेंसियां, रसिया, चीन, वे किसी देश को तबाह करने के लिए सीधे टैंक नहीं भेजती हैं। इनकी सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है? वे उस देश के अंदर मौजूद एनजीओस, मानवाधिकार संगठनों और ट्रस्टों के खातों में गुप्त पैसा यानी फॉरेन फंडिंग डालती हैं। यह है पूरा खेल। इसलिए यह कानून बना रही है, इसलिए भारत की जनता है, भारत सरकार के साथ है। कि जो फॉरेन फंडिंग आती है उसका काम क्या है, अब ये समझो। दुनिया भर में तख्ता पलट का इतिहास देख लीजिए पहले आप।
अगर मैं सबसे पहले ईरान की बात करूं, आप ये डेट याद रखिएगा साथियों, 1953 ऑपरेशन एजाक्स, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ईरान की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था, वहां तख्ता पलट करवा दिया था, लूटने के लिए, कच्चा माल कच्चा तेल लूटने के लिए। तरीका क्या था? तरीका क्या अपनाया उन्होंने? स्थानीय संगठनों, अखबारों, उपद्रवियों को गुप्त विदेशी फंडिंग देना, जिससे वो लोग वहां उपद्रव करना स्टार्ट कर दें, सरकार के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दें और एक इस तरीके का नैरेटिव, एक प्रोपोगेंडा चलाएं जिससे सरकार को वहां गिराया जाए। अभी आपने दिल्ली में देखा, वो तो स्टूडेंट का एक सच्चा प्रोटेस्ट था, लेकिन माहौल तो वही बनाया गया। बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कैसे कैसे ताकतें आगे खड़ी हो गई थी कि सरकार को गिराया जाए। स्टूडेंट्स कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ कोई चीजें करना, इसके पीछे कोई तीसरी ताकत भी थी। दूसरा, चिली 1973, ये 1953 का ईरान का हो गया। अब 1973 में चिली का समझ लो। चिली में क्या हुआ था? राष्ट्रपति साल्वाडोर एलेंदे की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए CIA ने वहां के मीडिया और हड़ताली यूनियन को लाखों डॉलर बांटे थे। और तीसरा, भारत का सच साथियों, याद कीजिए जब 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, जब टूल किट के जरिए भारत को नीचा दिखाने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई, तब जांच में क्या निकला पता है आपको? यही निकला था साथियों कि यही कई ऐसे NGO और ट्रस्ट थे जिनके बैंक खातों में विदेश से करोड़ों रुपए आ रहे थे, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं था। और उन पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा था? देश विरोधी चीजों में। विदेशी ताकतों का सीधा एजेंडा है भारत को अंदर से इतना अशांत कर दो कि यह कभी सुपर पावर बनने की सोच भी ना सके, कभी भी सुपर पावर ना बन सके। यह बात आपको समझ में आई? अब मैं बात थोड़ी सी FCRA बिल की कर लेता हूं। जो ये लोग बोल रहे हैं कि FCRA बिल भारत के अंदर पहली बार आ रहा है, मोदी सरकार लेकर, भाई ऐसा नहीं है। FCRA बिल तो इंदिरा गांधी जी भी लेके आई थी 1976 में, जब इमरजेंसी लग रही थी। उस टाइम जब कोल्ड वार चल रहा था, उनको पता लग गया था कि जो विदेशी ताकतें होती हैं वो फॉरेन फंडिंग करती हैं, जिससे सरकार को गिराने की कोशिश, देश विरोधी ताकतें देश मिलकर वो देश में अशांति फैलाने की कोशिश करती हैं। ये आप देखो FCRA बिल 1976 में, आप पहले भी देख चुके होंगे ये सारी चीजें। आप देख रहे हो ये 31 मार्च 1976 का द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, ये नंबर 49 ऑफ 1976, ये पूरा, ये आप देख सकते हो, ये पूरा सब कुछ, ये जो एक्ट था ये तो 1976 में ऑलरेडी आ गया। और अभी जो आ रहा है ये आपका 2026 वाला है, बिल नंबर 97 ऑफ 2016, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, ये वाला जो नया वाला है। तो ये तो बहुत पुराने आ चुका था, अब तुम लड़ाई किस चीज पर कर रहे हो? है इमरजेंसी जब लगी थी 1976 में, CIA का डर यही, जो CIA का जो डर था, यही वजह है कि देश विरोधी ताकतों की सबसे बड़ी दुखती रग है साथियों, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, यानी विदेशों से आने वाले चंदे का नियंत्रित करने वाला कानून है। ये वाला जो कानून है, इस कानून की शुरुआत 1976 में हो गई थी इमरजेंसी के दौरान। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह बात समझ में आ गई थी कि भारत के चुनावों, मीडिया और राजनीति को खरीदने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का पैसा पानी की तरह बह रहा है। कोल्ड वार का वो दौर इतना खौफनाक था साथियों कि अमेरिकी एजेंसी CIA के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1976 में पहली बार FCRA कानून बनाया गया था। फिर इसके बाद आपके जो वो थे 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे और सख्त किया था, और अब 2026 में मोदी सरकार जो नया संशोधन बिल लाई है उसमें प्रावधान था कि अगर किसी NGO का रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े या नियमों के उल्लंघन में रद्द होता है तो विदेशी पैसे से बनाई गई उसकी पूरी संपत्ति यानी बिल्डिंग्स और असिस्ट सरकारी अथॉरिटी अपने कब्जे में ले लेगी। बस इसी बात से विदेशी आंकड़ों और उनके मोहरों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अब संसद का जो साधारण जो गणित है वो समझना बहुत जरूरी है कि ये बिल जो था वो क्यों अटका है। मतलब जो सबसे पेचीदा सवाल है, जब सरकार के पास बहुमत है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहां देखोगे साथियों, ये देखना सरकार के पास पूरा बहुमत है, फिर सरकार ने ये डर क्यों था, ये देखना। अब थोड़ा सा यहां हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि FCRA संशोधन बिल एक सामान्य विधेयक है, इसे पास करने के लिए सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों की सिर्फ साधारण बहुमत, इसमें साधारण बहुमत की जरूरत है, यानी 50% प्लस
1 की जरूरत होती है। और सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाती है तो वो साधारण विधेयक पास हो जाता है। अब लोकसभा में टोटल जो सीटें हैं उसमें 543 सदस्य हैं और 3 सीट खाली हैं, तो टोटल सीट कितनी हो गई आपके पास? 540 हो गई। अब 540 का आप लोग आधा कर लो तो ये कितना हो जाएगा सर? 270 हो गया। अब 270 में 1 सीट और ऐड कर दो, 2 से 71 वोट अगर आपको मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी एनडीए के पास 318 सीटें हैं और चाहिए कितनी? 271 वोट। तो बड़े आराम से आप इसको लोकसभा में पास कर सकते हो, फिर पास क्यों नहीं करा आपने इसको? सबसे बड़ा सवाल यही तो है जनता का कि तुम्हारे पास पूरा बहुमत है, तुम जब जाओगे तब पास कर दोगे। लेकिन इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। अब आप ये कहोगे ठीक है सर लोकसभा में तो ये पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा की बात कर लीजिए। भाई राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 123 वोट की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास 152 ऑलरेडी है। 123 वोट चाहिए और एनडीए के पास कितनी है? 152 सीट्स हैं। तो ये तो राज्यसभा से भी बहुत आराम से पास कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फिर दुविधा क्या है? सरकार के पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या है जिसकी वजह से पास नहीं कर पा रही है? देख रहे हो ना, फिर सरकार के सामने दुविधा क्या है? असली दुविधा टाइमिंग की है साथियों, यह समझना बहुत जरूरी है। सरकार चाहती तो 12 अगस्त 2026 को चुटकी बजाते ही इस बिल को दोनों सदनों से पास करा सकती थी, लेकिन फिर भी इसे पारित कराने के बजाय जेपीसी क्यों भेजा गया? अब जेपीसी क्या होता है ये भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा साथियों। ये कोई परमानेंट कमेटी नहीं होती है, ये आपकी एक अस्थायी होती है, अस्थायी कमेटी होती है साथियों। तो असली जो पंगा है वो है साथियों, अभी जेपीसी के बारे में आ रहे हैं, लेकिन परसिमन बिल का जो विशेष बहुमत है उसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि परसिमन बिल क्या है। क्योंकि सरकार क्या चाहती है? लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है, परसिमन बिल लाना चाहती है। सरकार की असली मजबूरी एफसीआरए नहीं बल्कि परसिमन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल है, यानी देश में लोकसभा सीटें बढ़ाने का मास्टर प्लान। परसिमन एक संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसे पास कराने के लिए साधारण नहीं बल्कि 2/3 2/3 विशेष बहुमत की जरूरत होती है। परसिमन को पास कराने के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। अब इसके पास नहीं है तो इसको विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा। अब परसिमन का जो कठिन गणित है उसको थोड़ा सा समझिएगा। भाई टोटल जो सीट है साथियों वो कितनी है? 540 सीट है। अगर आप इसका 2/3 निकालोगे तो ये आपकी 270 के आसपास, सॉरी 360 के आसपास सीटें बन जाएंगी। निकाल लो आप, तो 360 के आसपास ये सीट बन जाएंगी। एनडीए की अपनी सीटें कितनी हैं आपको पता है सर? 360 की जरूरत पड़ेगी। 360 कौन सा कलर ले लेता हूं? 360 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एनडीए के पास जो अभी सीटें हैं वो कितनी है? 318 है। 318 सीट इनके पास है, तो इनको अभी 42 सीटों की जरूरत है। 42 सीटों से ही पीछे चल रहे हैं। तो बजट सत्र में जब यह कोशिश हुई थी तो संख्या बल पूरा न होने पर 54 वोट कम पड़ रहे थे, इसलिए सरकार ने इसे 360 के आंकड़े को छूने के लिए एनडीए के बाहर की क्षेत्रीय पार्टियों से बैक चैनल बातचीत शुरू कर दी। पहले डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी से इन्होंने बात करी थी। अगर मैं डीएमके की बात बताऊं तो आपको यहां पता लग जाएगा, ये एनसीपी शरद पवार वाली जो टीम है उससे भी बात करी इन्होंने, जो पार्टी थी एनसीपी से भी बात इनकी चल रही थी, डीएमके से भी बात चल रही थी। अब इसमें क्या बात चल रही थी? जो डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी है जिनके पास 22 सांसद हैं, दूसरी एनसीपी शरद पवार गुट यानी सुप्रिया सुले जिनके पास 8 सांसद हैं, इन्होंने शर्त रखी अगर हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी तभी समर्थन देंगे। और तीसरी एक और पार्टी साथी जेएमएम, इन्होंने भी इनको समर्थन देने की बात बोली थी। हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जिनके पास 3 सांसद हैं, अगर इन सभी को जोड़े तो 318 एनडीए के पास हो गए, 22 डीएमके के पास हो गए, 8 एनसीपी के पास हो गए, तो 22 और 8 30 और 3 जेएम के पास, तो टोटल इनके पास 351 वोट हो जाते हैं। अभी भी इनके पास 9 वोटों की जरूरत थी। तो 9 वोटों की इनकी योजना ये थी कि कुछ अन्य विपक्षी सांसदों को वोटिंग के दिन अनुपस्थित यानी एब्सेंट करा दिया जाए, जिससे कुल आंकड़ा घटकर 225 रह जाए, कुल आंकड़ा घटकर 525 रह जाए। तो जब उसका 2/3 निकालेंगे तो बहुमत का टारगेट ये आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत समस्या क्या आई कि भाई कुछ ये जो लोग थे इन्होंने फिर मना कर दिया, डीएमके जो हुआ, एनसीसी वाले हुए, जीएम वाले हुए, कि अगर तुम एफसीआरए बिल पास करोगे तो हम तुम्हें फिर यहां समर्थन नहीं देंगे, फिर तुम्हारा परसिमन आयोग लटक जाएगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो जो आपका एफसीआरए बिल था जो पास नहीं हो रहा था, उसके 4 बड़े कारण निकल के आए हैं साथियों, जितनी भी मैंने केस स्टडी करी है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण निकल के आया था वो था परसिमन का ब्लैकमेल।
एफसीआरए के नए नियमों, जो नए नियम थे एफसीआरए के नए नियमों से अल्पसंख्यक व ईसाई ट्रस्टों में हड़कंप मच गया। डीएमके, शरद पवार की एनसीपी और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियां अपने राज्यों में अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निर्भर हैं। इन्होंने सरकार को साफ कह दिया, अगर एफसीआरए बिल जबरदस्ती पास कराया तो हम परसीमन बिल पर तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। परसीमन बचाने के लिए सरकार को एफसीआरए पीछे खींचना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी दबाव। अमेरिकी सांसद जो रिले मूरे ने खुलकर बयान दिया था, वो आपने न्यूज देखी होगी, हर जगह वो न्यूज चली थी कि यह बिल अल्पसंख्यकों पर हमला है। अमेरिका के बड़े चर्च ग्रुप्स ने भारत सरकार पर वैश्विक दबाव बनाना शुरू कर दिया। और तीसरा जो कारण था वो था धार्मिक संस्थाओं का विरोध भारत के अंदर। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें साथियों, नागालैंड, मिजोरम, दक्षिण भारत के बड़े चर्च संगठनों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी। और वहां तो हर रोज प्रॉब्लम ये क्रिएट कर ही रहे हैं। अगर आप ऊपर जाओगे तो मिजोरम, मणिपुर और वहां पर तो ठीक है, वहां तो चाइना का भी प्रभाव बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको भी कंट्रोल करने की पूरी भारत सरकार ने तैयारी कर रखी है। वो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उस पर एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ नेगेटिव नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, उसके ऊपर आपको एक बार वहां जाके कमेंट करके जरूर बताना है कि भारत की जनता भारत के साथ है या नहीं। और चौथा कारण था कानूनी पंगा। बिल का नियम था कि अगर किसी बिल्डिंग में 70% भारतीय पैसा और 30% विदेशी चंदा लगा है, तब भी पूरी 100% संपत्ति जब्त होगी। इस प्रावधान का कोर्ट में टिकना नामुमकिन माना जा रहा था। ये थी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब जेपीसी की पूरी जो इनसाइड स्टोरी है वो थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों, कि जेपीसी की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या थी। ये वाली, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो फिर वो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। राजनीतिक दबाव से बचने के लिए 12 अगस्त 2026 को सरकार ने इस बिल को जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया। जब ये सारी प्रॉब्लम्स, ये ज्यादा प्रेशर आया तो फिर इन्होंने इस बिल को कहां भेज दिया? जेपीसी भेज दिया, जिसको बोलते हैं जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया। जेपीसी क्या होती है सबसे पहले ये समझ लो, कैसे काम करती है। पहला, ये कोई परमानेंट कमेटी नहीं होती है, अस्थायी समिति होती है, यानी एडहॉक कमेटी होती है। यह कोई स्थायी कमेटी नहीं है, यह सिर्फ किसी खास बिल के लिए बनाई जाती है साथियों। इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 31 सदस्य होते हैं। और रिपोर्ट देते ही जैसे अपनी ये रिपोर्ट्स होती है तो ये खत्म हो जाती है। इसमें टोटल 31 सांसद होते हैं। लोकसभा से 21 सांसद लिए जाते हैं, राज्यसभा से 10 सांसद लिए जाते हैं। टोटल कितने होंगे? 31 सदस्य होते हैं। बनाई जाती है किसी खास बिल के लिए, और जैसे ही उसकी अपनी ये रिपोर्ट सौंप देंगे तो वो खत्म हो जाती है। अब इसमें अध्यक्ष का जो चुनाव होता है भाई, इसमें जेपीसी में कोई अध्यक्ष बनता है तो इस कमेटी के चेयरमैन का चुनाव सीधे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। जेपीसी की शक्तियां बहुत बड़ी होती हैं। इसकी शक्तियां क्या होती हैं वो जानना थोड़ा सा जरूरी है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसके 3 सबसे बड़े फायदे और शक्तियां क्या है। समन भेजना, जेपीसी देश के किसी भी बड़े अफसर, एनजीओ मालिक या विदेशी संस्था के प्रतिनिधि को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो इसकी ताकत है वो है गुप्त फाइलें मंगाना, या आईबी, ईडी या गृह मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज मांग सकती है। और ये तीसरा जो है, समिति बिल की एक एक लाइन पर क्लॉज बाय क्लॉज बहस करती है। जेपीसी में बिल भेजने से सरकार को समय यानी टाइम मिल गया है। इस सरकार की टाइम बाइंग चाल कह सकते हैं, सरकार की ये टाइम बाइंग चाल है। इससे विरोधियों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, परसीमन के लिए मोल भाव करने का मौका मिलेगा, और जब परसीमन पास हो जाएगा तो सरकार जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इस बिल को अपनी शर्तों पर वापस ला पाएगी। तो जो तुम लोग खुश हो रहे हो, जो देश विरोधी ताकतें हैं कि अब हमने एफसीआर बिल को पास नहीं होने दिया, हमारी जीत हो चुकी है, तो भाई साहब इतनी जल्दी खुश मत हो। ये बिल, एफसीआर बिल पास होगा, हर कीमत पर होना भी चाहिए। नहीं होगा तो ये भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनता भी बैठी हुई है। जनता से बड़ा कोई नहीं है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा कि जनता क्या चाहती है, देश की आवाम क्या चाहती है, कि एफसीआर बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा साथियों। तो दोस्तों, शुरुआत में जो सवाल हमने उठाया था कि क्या देश विरोधी ताकतों की जीत हो गई, उसका सच यही है कि यह विरोधियों की जीत नहीं बल्कि सरकार का एक रणनीतिक कदम है। राजनीति की शतरंज में एक बड़े मोहरे यानी परसीमन को बचाने के लिए कभी कभी दूसरे मोहरे को थोड़ा पीछे हटाना पड़ता है। सरकार ने बिल वापस नहीं लिया है, बल्कि इसे जेपीसी की जांच के अधीन रखा है।
आपकी इस पर क्या राय है? क्या विदेशी चंदे से देश की सुरक्षा को खतरा है? क्या सरकार को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।